नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 16 अगस्त 2020। 16 अगस्त 2020 से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनाए जा सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए, वो सब हमने इस वीडियो में डाले हैं। वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, आप इसे स्किप ना करें। इस वीडियो में क्वेश्चन के अलावा कई सारे फैक्ट्स दिए गए हैं जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे और इसके साथ साथ आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबाएं। आप इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया गया है, वहां से आप डाउनलोड करके इसे 2 से 3 बार रिवीजन करें। दोस्तों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूं, रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए आप रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करें, चाहे वो लिख कर करें, प्रैक्टिस करके करें या दिन में 2 से 3 बार पढ़ें, पर रिवीजन बहुत ही ज़रूरी है। चलिए हम चलते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो IBH इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस में जो है सुभाष श्योरन मुंद्रा को जो है गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, नियुक्त किया गया है। RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर सुभाष श्योरन मुंद्रा, ये पहले RBI के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे। सुभाष श्योरन मुंद्रा को जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस IBH का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुभाष श्योरन मुंद्रा को जो है इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के वर्तमान अध्यक्ष समीर गहलोत की जगह पर नियुक्त किया गया है। वर्ष 2018 में सुभाष मुंद्रा इंडिया बुल्स हाउसिंग बोर्ड में स्वतंत्र निदेशक के रूप में शामिल हुए थे। अब उन्हें गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। किस राज्य के मीठे पकवान खेज को GI टैग प्रदान किया गया है? Which state of sweet dish खेज has been awarded a GI टैग? GI टैग से क्या होता है दोस्तों? उस पकवान को जिसे भी GI टैग का नाम दिया जाता है उसे एक विशेष पहचान मिलती है, एक प्रकार से वह एक ब्रांड बन जाता है। तो यह किस राज्य का मीठा पकवान है? खेज यह है गोवा राज्य का। गोवा राज्य के त्योहारी मीठे पकवान खाजे, मसालेदार हरमल मिर्च और मिंदौली केला को भौगोलिक संकेत टैग दिया गया है। त्योहारी मीठे पकवान खाजे को क्लास 30 वाले खाद्य पदार्थ और मिंदौली केले को क्लास 31 के तहत GI टैग प्रदान किया गया है। ऑल गोवा ख्वाजा प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन ने वर्ष 2020 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के माध्यम से खाजे को मयंदोली बनाना ग्रोवर्स एसोसिएशन इब्रामपुर ने मिंदौली केला को और हरमल पेरनेम चिल्ली ग्रोवर्स एसोसिएशन द्वारा हरमल मिर्च को GI टैग प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया था और इन सब का आवेदन स्वीकार करके इन्हें GI टैग दिया गया है। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत, वहाँ के राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है, किस देश ने एरो 2 उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? एरो 2 एक उन्नत मिसाइल है जो रक्षा प्रणाली में प्रयुक्त होती है। किस देश ने इसका सफल परीक्षण किया है? इजराइल, ईरान, अफगानिस्तान या जापान? सही जवाब है दोस्तों, इजराइल ने जो है एरो 2 नामक उन्नत मिसाइल रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है। इजराइल ने भूमध्य सागर के ऊपर अपनी उन्नत बैलिस्टिक मिसाइल रक्षा प्रणाली एरो 2 का सफल परीक्षण किया है। एरो 2 इंटरसेप्टर में स्पैरो टारगेट मिसाइल को भी शामिल किया गया है जो कि लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम होती है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और बोइंग द्वारा डिजाइन एवं निर्मित किया गया है। एरो 2 बैलिस्टिक मिसाइल इंटरसेप्टर इजराइल की मल्टी लेयर डिफेंस प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है, जिसे संयुक्त रूप से इजरायली वायुसेना और अमेरिका की मिसाइल रक्षा एजेंसी MDA ने मिलकर परीक्षण किया है। एरो 2 इंटरसेप्टर मिसाइल जो है इजराइल ने लॉन्च किया है और उसका परीक्षण किया है। अगला प्रश्न है, आवर ओनली होम, हम सभी जानते हैं हमारा जो इकलौता घर है वो धरती को कहा जाता है कि धरती हमारा इकलौता घर है। इसके बदले में किसी अन्य ग्रह पर है या नहीं है, इसके सिर्फ संकेत मिले हैं, अभी तक पूरी तरह से
साबित नहीं हो पाया है तो हमारा जो एकमात्र घर है आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किसने किया है। यानी कि पूरी दुनिया से एक अपील किया जा रहा है कि आप जो हमारे इस घर है इसे बचाएं, इसमें जो परिवर्तन हुआ जा रहा है इसके बारे में इस किताब में लिखा गया है और दुनिया से अपील की गई है कि इसकी रक्षा करें, इसे बचा कर रखें। तो यह किताब का विमोचन किसने किया है? दलाई लामा, माइकल इरिक, प्रशांत टुट्रेजा या विकास सलूजा? सही जवाब है दोस्तों, दलाई लामा ने जो है आवर ओनली होम एक क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किया है। ये उनकी किताब की कवर पेज है, ये आप देख सकते हैं। तिब्बत आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा ने आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक बुक का विमोचन किया है। इस बुक को दलाई लामा और जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रॉज ओल्ड के साथ मिलकर तैयार किया गया है, जिसमें जलवायु परिवर्तन पर पूरा ध्यान केंद्रित किया गया है। यह पुस्तक औपचारिक रूप से नवंबर 2020 में रिलीज की जाएगी। तो आवर ओनली होम ए क्लाइमेट चेंज अपील ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड पुस्तक दलाई लामा ने लिखी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किसे नौसेना संचालक महानिदेशक DGNO नियुक्त किया गया है? DGNO का मतलब होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस, यानी कि नौसेना में किसी भी प्रकार का अगर ऑपरेशन होता है तो उसका डायरेक्टर जनरल बनाया गया है। किसे बनाया गया है? वाइस एडमिरल प्रकाश के मुखी, वाइस एडमिरल नरेश S नरवाले, वाइस एडमिरल दीपेंद्र R सिंह या वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी? तो सही जवाब है दोस्तों, वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को जो है DGNO का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। नौसेना का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ नेवल ऑपरेशंस नियुक्त किया गया है। संचार एवं इलेक्ट्रॉनिक युद्ध विशेषज्ञ हैं वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना संचालन महानिदेशक DGNO नियुक्त किया गया है। दिनेश के त्रिपाठी ने INS किर्च, INS त्रिशूल और INS विनाश की कमान संभाली हुई है। उन्हें वर्ष 1995 में भारतीय सेना में कमीशन किया गया था, उसके बाद से वह कार्यरत थे। त्रिपाठी ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS मुंबई के कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया हुआ है, तो इन्हें काफ़ी अनुभव भी है इस क्षेत्र में। अगला प्रश्न है दोस्तों, चुनक्कारा रामुनु कुट्टी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? चुनक्कारा रामुनु कुट्टी का निधन हुआ, वह एक प्रसिद्ध क्या थे? कवि, वैज्ञानिक, प्रोफेसर या डॉक्टर? सही जवाब है दोस्तों, वो एक कवि थे। चुनक्कारा रामुनु कुट्टी एक कवि थे जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये कौन थे दोस्तों? मलयालम के प्रसिद्ध कवि एवं गीतकार चुनक्कारा रामुनु कुट्टी का निधन हुआ। उन्होंने अपने जीवन काल में 76 फिल्मों के लिए 215 से अधिक गीत लिखे हैं और सारे ही मलयालम गाने हैं। वर्ष 2015 में केरल संगीत नाटक अकादमी के द्वारा उन्हें गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। केरल संगीत नाटक अकादमी के द्वारा पुरस्कार दिया जाता है गुरु श्रेष्ठ पुरस्कार, यह भी ध्यान रखेंगे, जो उन्हें 2015 में मिला है। उनके अति प्रिय गानों की सूची में श्याम मेघ में नी आदिपन, सिंदूरी थिलकमुई, कुई लाइनिन थेडी, ये प्रकार का मलयालम वर्ड्स है, मलयालम सॉन्ग है। ये सारे गाने जो है उनमें शामिल हैं उनके गीत में। सबसे अच्छे गाने की सूची है ये। इजराइल ने किस इस्लामिक स्टेट के साथ ऐतिहासिक शांति समझौते पर हस्ताक्षर किया है? ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया है। अफगानिस्तान, इजिप्ट, संयुक्त अरब अमीरात या ईरान? सही जवाब है दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के साथ इजराइल ने ऐतिहासिक शांति समझौता पर हस्ताक्षर किया। इससे पहले आप जानते हैं इजराइल को एक समय में काफ़ी परेशान किया गया था अन्य देशों के द्वारा और उन्होंने जो है उठने में काफ़ी जो है दिक्कत का सामना करना पड़ा था इजराइल को। आज इजराइल जो है एक बहुत ही मजबूत कंट्री के रूप में उभर कर आया है और उन्होंने जो है ऐतिहासिक समझौता किया है संयुक्त अरब अमीरात के साथ। आप जानते हैं इजराइल, इराक सभी आपस में हमेशा ही एक दूसरे के साथ लड़ते रहते थे, तो इजराइल को बीच में काफ़ी दबा करके भी रखा गया था और उन्होंने जो है काफ़ी मेहनत की अपने आप को ऊपर उठाने में।
आत्मनिर्भर बनने में। इजराइल ने अमेरिका की मदद से इस्लामिक स्टेट संयुक्त अरब अमीरात के साथ पूर्ण रूप से सामान्यीकरण समझौते पर हस्ताक्षर किया गया। इसका क्या अर्थ होता है? सामान्यीकरण यानी कि अब हम दोनों के बीच में जो भी राजनीतिक मुद्दे हैं, जो भी करवाहटें हैं, वो सबको भुला करके बिल्कुल सामान्य नॉर्मल जो है, दो जैसे कि आपसे और अगर आपके पड़ोसी के बीच में कैसे दो पड़ोसी देशों के बीच जो है अच्छे व्यवहार, उनके बीच पर्यटन, सीधी उड़ानों, सुरक्षा, दूरसंचार, प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, स्वास्थ्य, संस्कृति क्षेत्र में एक दूसरे की मदद करेंगे, यानी कि बिल्कुल सामान्य दोनों में रिश्ते चलेंगे। इसी के साथ संयुक्त अरब अमीरात राजनीति, व्यापार एवं सुरक्षा सहयोग, मध्य पूर्व के रणनीतिक एजेंडा की शुरुआत भी करेगा। यह राजनीतिक समझौता आर्थिक एकीकरण में वृद्धि और सुरक्षा समन्वय के माध्यम से स्थिरता को बढ़ावा देने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सीधी उड़ानों का क्या अर्थ है दोस्तों? पहले जो है अगर आपको इजराइल से यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात जाना होता था तो पहले इजराइल से निकलकर किसी और कंट्री में जाते थे, फिर वहाँ से यूएई जाते थे, यानी कि डायरेक्ट जो है सीधी उड़ान नहीं थी। लेकिन अब इस सामान्यीकरण, इस ऐतिहासिक शांति समझौते के साथ इजराइल और यूएई में बिल्कुल सारी चीज़ें क्या होंगी? नॉर्मल होंगी, सीधी उड़ानें भरी जाएंगी, सुरक्षा में भी एक दूसरे को साथ देंगे। इस प्रकार का शांति समझौता हुआ है। 8वां प्रश्न है, अमृत योजना रैंकिंग में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, पहले स्थान पर रहा है? बिहार, ओडिशा, गुजरात या अरुणाचल प्रदेश? सही जवाब है दोस्तों, और ओडिशा जो है, उड़ीसा अमृत योजना में जो है सबसे शीर्ष स्थान पर रहा है। अमृत योजना क्या है? अटल मिशन फॉर रिजोवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय ने राज्यों की रैंकिंग के लिए अमृत अटल मिशन फॉर रिजुवेंशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन योजना की शुरुआत की थी, जिसमें भारत का ओडिशा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है। इस योजना का उद्देश्य क्या था दोस्तों? अमृत योजना का उद्देश्य शहरी एवं ग्रामीण घरों में पाइपलाइन के जरिए जलापूर्ति करवाना, यानी कि पानी की समस्या को दूर करना, और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करना, यानी कि जो नाले से जो पानी बहती है उसका ट्रीटमेंट किया जाए, उनको साफ करके जो है नॉर्मल पानी में बदला जाए। आमतौर पर क्या होता है, जो नालों में जो पानी बहती है वो काफ़ी केमिकली होती है, और जब वो किसी नदी में मिलती है, किसी खेत में जाती है, तो उसे बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। और इसी प्रकार हमारी जो है नदियां हैं वो गंदी हो जाती हैं और उपजाऊ जमीन भी धीरे धीरे खराब प्रदर्शन करने लगती है। तो उसके लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बैठाया जाता है कि नाले से जो भी पानी जाया जा रहा है उसे काफ़ी हद तक क्लीन करके जो है खेतों में या फिर नदियों में मिला दिया जाता है। तो इस योजना का उद्देश्य क्या है? घरों में पाइपलाइन के जरिए जल की जो कमी है, जो दिक्कत है, उसको हल करना, और जो पानी बाहर निकल रहा है उसे साफ करना। इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं जो है पूरी तरह हो चुकी हैं। बाकी परियोजनाएं मार्च 2021 तक पूरी होने की आशंका है। तो अमृत योजना याद रखेंगे, जलापूर्ति करवाना और सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण करवाना है। किस राज्य की सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है? हरियाणा, आसाम, राजस्थान या केरला? सही जवाब है दोस्तों, आसाम सरकार ने अरुणोदय योजना की शुरुआत की है। असम राज्य सरकार ने महिलाओं को सशक्त बनाने के उद्देश्य से महत्वाकांक्षी अरुणोदय योजना की शुरुआत की गई है। इस योजना के तहत 1730 गरीब परिवारों को प्रति माह 830 रुपये की राशि दी जाएगी। इस योजना पर सरकार ने 280 करोड़ रुपए की राशि खर्च होने की आशंका जताई है। यह योजना असम राज्य की सबसे बड़ी योजना है। इससे योजना में क्या होगा? विधवाओं, तलाकशुदा, अविवाहित या विकलांग व्यक्तियों के परिवारों को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें 830 रुपये प्रति माह की मदद राशि भी दी जाएगी। असम के राज्यपाल कौन है दोस्तों? असम के राज्यपाल हैं जगदीश मुखी हैं। मुख्यमंत्री वहां के हैं सर्बानंद सोनोवाल, जो भाजपा पार्टी से हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य में
मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना करने की घोषणा की गई है। PMRU क्या है दोस्तों? प्राइस मॉनिटरिंग एंड प्रोसेसिंग यूनिट, यानी क्या मूल्य निगरानी, यानी कि जितने भी दवाई की इकाइयाँ हैं सरकार उस पर नियंत्रण रखती है। कहीं आप जो है प्राइस बहुत दाम जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाकर तो नहीं बेच रहे हैं, या आपको जितनी दवाई की मात्रा रखनी है उतना आप रख रहे हैं या नहीं रख रहे हैं, कहीं आप ज़रूरत के हिसाब से कम तो नहीं रख रहे हैं, या ज़रूरत के हिसाब से बहुत ज़्यादा भी आपने स्टोरेज तो करके नहीं रखा है। इन सब पर क्या करती है, यह नज़र रखती है। तो PMRU जो है कि स्थापना कहाँ होनी है? तो PMRU की स्थापना जो है कर्नाटक राज्य में होनी है। केंद्रीय रसायन मंत्री DV सदानंद गौड़, केंद्रीय रसायन मंत्री कौन है दोस्तों? DV सदानंद गौड़ ने मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई, यानी कि जितनी जरूरत संसाधन है उतनी कम से कम रहनी चाहिए ताकि लोगों को दवाई की किल्लतों का सामना न करना पड़े। तो मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना कर्नाटक राज्य में की है। इसके बाद धीरे धीरे और भी कई स्टेट जो है इसकी स्थापना करने वाले हैं। मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई PMRU की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? दवाई की कीमतों की निगरानी और उनकी उपलब्धता सुनिश्चित करवाना है। यानी कि अगर कहीं उपलब्धता नहीं हो पा रही है, लोगों को दवाई नहीं मिल पा रही है, तो उन्हें उपलब्ध कराना है और साथ साथ उनकी जो है दामों पर भी निगरानी रखनी है। नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी NPPA, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स ने कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की है। तो कौन कौन कर रहे हैं? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो किसी का भी दाम निर्धारण करती है, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स यानी कि वो दवाइयों के डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स यानी क्या दवाइयों केमिकलों के जो मंत्रालय हुआ, उन सब ने मिलकर कर्नाटक स्टेट ड्रग कंट्रोलर डिपार्टमेंट के साथ मिलकर मूल्य निगरानी एवं संसाधन इकाई की स्थापना की। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे सब्सक्राइब करें, अपने व्हाट्सएप ग्रुप दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी जानकारियाँ मिले और एक तरह से आप समझ लें कि यही हमारी फीस है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।